अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले कुछ और रूल्स के बारे में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट रूल है कि चार्ज डिस्पर्सन मेक्स मोर स्टेबल रेजोनेंस देन चार्ज सेपरेशन। ओके, समझे बच्चों कि अगर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्ज का डिस्पर्शन होता है, मींस वो उसमें सेम चार्ज जितने भी एटम्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा देन ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज प्लस माइनस का सेपरेशन दिखाई देता है। ओके, यही मैंने लिखा है कि चार्ज डिस्पर्सन मेक्स मोर स्टेबल रेजोनेंस देन चार्ज सेपरेशन। समझ गए बच्चों कि आवेश का परिक्षेपण द्वारा बना अनुनाद, जो अनुनादी रूप है, अनुनाद रूप आवेश पृथक्करण से बने अनुनाद रूप से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। देखो कैसे, हम ये है फिनॉल का एक रेजोनेंस फॉर्म, इसमें चार्ज ये इस तरह से एक रेजोनेंस इफेक्ट आया और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया, और ये माइनस इन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये एक क्या है, चार्ज का सेपरेशन इस रेजोनेंस हाइब्रिड में। ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देख रहे हैं कि जो चार्ज सेपरेशन दिख रहा है कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये लेस स्टेबल है बच्चों। किसके रिस्पेक्ट में, हम यहाँ आ जाते हैं, ये है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में ये नेगेटिव चार्ज जब रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंप्लीट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें और लास्ट में अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो गया है, डिस्पर्स हो गया है। यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं बल्कि ये क्या है, चार्ज डिस्पर्शन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइब्रिड अगर हम ये कहें तो ये कैसा होगा बच्चों, मोर स्टेबल। और इस मोर स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने वाला रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल होगा देन इसके। और यही रीजन है कि जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों, क्योंकि जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो उस समय प्रोटॉन निकल के बाहर हो जाएगा और चार्ज जो सेपरेशन था वो चार्ज डिस्पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होगा, मीन सेकेंड फॉर्म जो है ये वाला फिनॉक्साइड आयन ये ज्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट फॉर्म फिनॉल के। और यही रीजन है कि फिनॉल कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। जस्ट ऐसा ही हम उसमें देख सकते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अगर हम चार्ज सेपरेशन और चार्ज डिस्पर्सन की बात करें तो वहां पर भी आप देखोगे कि जो चार्ज का डिस्पर्सन होता है वो केवल ऑक्सीजन एटम्स में होता है, जबकि फिनॉल में आपने देखा है कि चार्ज का डिस्पर्सन जो है वो कैसे होता है, कार्बन में भी होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है OH। ओके, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट आया प्लस M इफेक्ट, ये यहाँ आ गया और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहाँ आ गया माइनस डबल बॉन्ड OH और यहाँ क्या प्लस। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या है, चार्ज सेपरेशन। समझ गए ना, दो, एक प्लस है और एक माइनस है। ये स्ट्रक्चर 1 है। और एक हम ऐसा ले लें कि CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड O, ये है कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर चार्ज का डिस्पर्सन कैसे होता है, यहाँ डबल बॉन्ड एक यहाँ आ गया और इस तरह से अगर हम ये देखें कि ये चार्ज डिस्पर्सन हो गया दोनों में, यहाँ पार्शियल 1/2 तो ये क्या है बच्चों, चार्ज डिस्पर्शन। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे कि सेकंड जो स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर, मींस ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। तो हम यहां पर भी कह सकते हैं सेकंड, ठीक है, मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। यही रीजन है कि कार्बोक्सिलिक जो होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है और कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए अपने कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाता है और प्रोटॉन को क्या कर देता है, रिलीज करता है। और यही कारण है
कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का होता है। और ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि चार्ज डिस्पर्सन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में होता है, तो ये स्टेबल ज्यादा होगा देन जब चार्ज डिस्पर्सन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में हो। मींस जो है चार्ज, ओके, कि चार्ज डिस्पर्शन, ठीक है, मोर स्टेबल इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। समझ गए बच्चों कि अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों में आवेश का परिक्षेपण जो है, परिक्षेपण कम ऋण विद्युतीय तत्वों में आवेश परिक्षेपण से अधिक स्थायी होता है। मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलेट आयन में जो चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है बच्चों, वो फिनोऑक्साइड आयन के चार्ज डिस्पर्शन से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। मींस CO- ऐसा ये है, ये ज्यादा स्टेबल होगा देन फिनोऑक्साइड आयन में जो चार्ज डिस्पर्सन दिखता है आपको। ओके, इस तरह से ये हो गया हमारे पास टोटल माइनस इस तरह से। ओके, यहां माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में मींस जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो फिनोक्साइड के रेजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा स्टेबल होगा। और यही रीजन है कि फिनोक्साइड आयन के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फिर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक है, किससे? फिनोक्साइड आयन से, मतलब फिनॉल से। तो रीजन यही है कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज डिस्पर्सन केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस ऑक्सीजन में हो रहा है, इसका चार्ज डिस्पर्सन कार्बन एटम्स में हो रहा है। तो ये स्टेबिलिटी को भी इफेक्टेड करता है। तो यहां तक समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल है कि जो एडजेसेंट पोजीशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या मोशन चल रहा है, वो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी की या फिर हम कहें कि सेम शेप साइज की होनी चाहिए। मींस 2p से 2p ऑर्बिटल एक स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग करती है, एक लार्ज ओवरलैपिंग करती है, देन 2p और 3p ऑर्बिटल्स। ओके, तो यही लिखा है कि फॉर बेटर रेजोनेंस द एडजेसेंट ऑर्बिटल्स शुड बी ओके नियरली सेम साइज। मींस 2p 2p 3p 3p इस तरह की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, बिकॉज ऑर्बिटल्स ऑफ अनइक्वल साइज डू पुअर ओवरलैपिंग। क्योंकि अनइक्वल साइज के ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें सही ओवरलैपिंग नहीं होगी, बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होगी। तो समझ गए बच्चों कि अनुनाद में निकटवर्ती कक्षक समान आकार के होने चाहिए, क्योंकि असमान आकार के कक्षक अच्छी तरह से अतिव्यापन नहीं करते। जैसे हम यहाँ देखें, यह वाइनेट क्लोराइड, ठीक है, और यह वाइनेट अमाइन। तो यहां पर क्लोरीन है जिसकी 2p ऑर्बिटल और कार्बन की क्लोरीन की 3p ऑर्बिटल और कार्बन की 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेगी तब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो ओवरलैपिंग है बच्चों, ये वाली 2p 3p ओवरलैपिंग, ये कैसी होगी? पुअर ओवरलैपिंग। यहां आ जाए तो यहां पर 2p ऑर्बिटल नाइट्रोजन की और कार्बन की 2p सेम साइज की होगी ना, तो इनमें ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मींस 2p 2p ओवरलैपिंग जो है वो कैसी होगी बच्चों? स्ट्रॉन्ग। तो ये रेजोनेंस और इस रेजोनेंस में अगर हम कहें तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, कहीं ऐसा हो जाए जहां एटॉमिक
ऑर्बिटल्स तो सेम हो, यहां पर भी 2p 2p, यहां पर भी 2p 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रही हैं, लेकिन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। तो ध्यान रखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिव्स इफेक्टिव ओवरलैपिंग देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि ऐसी ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जैसे हम यहां देख सकते हैं कि ये है NH2, ओके, और यहां है OH, और एक और मैं ऐसा लिख दूं डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, तो आप देखेंगे यहां पर CH2 CH CH2, यहां पर भी 2p 2p ओवरलैपिंग है, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल होगा बच्चों, ठीक है, ये मोर स्टेबल तो ये लेस स्टेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है नाइट्रोजन और उससे ज्यादा है ऑक्सीजन। और हम यहां पर आ जाए कि CH2 CH और F ये है, तो इसमें अगर कोई ओवरलैपिंग होगी बच्चों, पहले तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं लाया जा सकता, तो ये अगर ऐसा हो भी जाए तो हाईली क्या होगा बच्चों? स्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये लोन पेयर देख के इसके साथ ओवरलैपिंग करना ही नहीं चाहेगा, लेकिन यहां बहुत जल्दी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। तो इस तरह के ग्रुप्स आ जाएं जहां पर एटॉमिक ओवरलैपिंग तो सेम है, 2p 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 2p, बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग दिखती है, तो वहां इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और वहां का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। जहां पर ध्यान रखें, जहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर हम इनकी कंपेयर करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सबसे स्टेबल होगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्थ। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, हमने जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स देखे हैं, उनका ओवरऑल एक कंक्लूजन देखा जाए तो देखो क्या होगा कि ओवरऑल स्टेबिलिटी फैक्टर्स, पहला है कि एरोमेटिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, समझ गए बच्चों कि एरोमेटिक अनुनादी रूप जो है वो नॉन एरोमेटिक अनुनादी रूप है, उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक रेजोनेंस से। यहां तक बात समझ गए। फिर हमने देखा नॉन पोलर रेजोनेंस मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों कि जो अध्रुवीय रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, वो ध्रुवीय रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती हैं। मैंने इनके भी एग्जांपल्स बताए। फिर है कंप्लीट ऑक्टेट एटॉमिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट एटॉमिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ गए बच्चों कि ऐसे अनुनादी रूप जिनमें परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होते हैं, वो अपूर्ण अष्टक वाले अनुनादी रूपों से कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये भी हमने एग्जांपल देखा है। हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको बताया है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए बच्चों, अधिक से अधिक सहसंयोजी बंध वाला अनुनादी रूप ज्यादा स्थायी होता है। किसके रिस्पेक्ट में? जिसमें कम संख्या में क्या हो? सहसंयोजी बंध। ओके, फिर है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये भी हमने देखा है कि ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हो, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा जिनमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हो। ओके, समझ गए बच्चों कि ऋण आवेश अगर अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु में है तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिनमें नेगेटिव चार्ज किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कम ऋण विद्युतीय परमाणु में हो। जस्ट उल्टा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हो तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है जब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में होता है। ओके, तो यहां समझ गए ना कि धनावेश
कम ऋण विद्युती में हो तो ज्यादा स्टेबल होगा, धनावेश अधिक ऋण विद्युती में हो तो कम स्टेबल होगा। फिर और आगे देखा कि लेसर अनलाइक चार्ज सेपरेशन मोर स्टेबल देन मोर अनलाइक चार्ज सेपरेशन। मतलब ये हुआ कि जो प्लस माइनस का जो चार्ज सेपरेशन है वो जितना नियरेस्ट होगा बच्चों, वो रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। देन कि लाइक अनलाइक चार्ज ज्यादा दूर डिस्टेंस रखे। मींस अगर हम फिनॉल, एनिलीन या इस तरह से जो बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं उनमें अगर हम चार्ज में ऊपर टॉप पर पॉजिटिव चार्ज और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज मींस ऑर्थो डायरेक्शनल इफेक्ट में देखें तो ऑर्थो का नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ये ज्यादा स्टेबल बनाता है रेजोनेंस। ओके, फिर इसी तरह से है कि चार्ज डिस्पर्सन रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज सेपरेशन। मैंने अभी आपको इसी में बताया कि जहां चार्ज डिस्पर्सन होता है वहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं देन चार्ज सेपरेशन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओवरलैपिंग गिव्स मोर स्टेबल रेजोनेंस देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओवरलैपिंग रेजोनेंस। मींस होता है कि ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिनमें जो एटम ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसमें पाई के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चल रही है, उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो वो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा देन जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है। इसी तरह से ओवरलैपिंग ऑफ सेम साइज ऑर्बिटल्स, अगर ऐसे ऑर्बिटल जो सेम साइज के हैं उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों जिनमें ओवरलैप इन अनइक्वल साइज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं। और भी मैंने आपको बताए थे कि जहां पर पाई बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में हो, होमो एटम्स के बीच में हो, वहां पर पाई बॉन्ड वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ज्यादा स्टेबल होगा देन जहां पर कम स्टेबल होगा देन जहां पर पाई बॉन्ड हेटेरो एटम्स के बीच में आता है। जैसे इनोल और कीटो फॉर्म में कीटो ज्यादा है क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड हेटेरो एटम्स के बीच में है, वो ज्यादा स्टेबल है देन पाई बॉन्ड जहां सेम एटम्स के बीच में है। तो ओवरऑल ये हमने जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये हमने रूल्स देखे। आधे रूल्स इससे पहले वाले वीडियो में है और बाकी यहाँ जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने हैं। ओके, हमें इनके दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट में आ जाए, जैसे एक ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, हम एक इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर यूं लें 1 और 2। ओके, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर CH डबल बॉन्ड CH। ओके, यहां पर डबल बॉन्ड, फिर यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH माइनस। एक ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और एक जस्ट इसका अपोजिट ले लें कि ये यहां ला दें, ये यहां ला दें। ओके, तो CH डबल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज। अब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। अब आपसे ऑर्डर पूछा जाए कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो बच्चों पहला तो आप ये देखें कि ये चार्जलेस स्पीशीज है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हुआ और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्जलेस है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, चार्जलेस है। ओके, फर्स्ट सेकंड और मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल। अब हम सेकंड में आ जाए। यहां पर आप देखें कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन में है और नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है। यहां देखें तो पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है, तो सेकंड ग्रेटर देन, ठीक है, मोर स्टेबल देन थर्ड। ये क्या, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं बच्चों कि नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में है, यहां पर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में है। तो मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है तो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो ये ऑर्डर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां तक बात समझ गए होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इस वाले में।
अभी मैंने आपको वैसे बता चुका हूं ये कि अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा बच्चों, और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो O माइनस, ओके, डबल बॉन्ड यहां और माइनस यहां। तो ये देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल में, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। यहां पर चार्ज सेपरेशन है बच्चों, और आगे अगर आप देखोगे तो आगे यहां पहुंच जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। लाइक चार्ज एक तो डिस्टेंस बढ़ रही है, तो अगर हम इसमें देखें और यहां आ जाए OH प्लस नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, तो ये स्टेप और एक ये है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, सेकंड और जो फोर्थ है बच्चों, ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड फॉर्म है। तो जो हमारा देखो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, ना तो कोई चार्ज सेपरेशन है ना कोई चार्ज स्पीसीज है, तो फर्स्ट के बाद फिर सेकंड नंबर का, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज काफी नियरेस्ट है। फिर हम आ जाते हैं थर्ड की जो स्टेबिलिटी फोर्थ की है वो जो इसी के बराबर होगी, ओके। तो ये और जो सबसे कम स्टेबल है वो होगा फोर्थ नंबर का। यहां पर आ जाए तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, यहां जाएगा और देखें तो यहां आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये जो फॉर्म है मॉलिक्यूल का, ये ज्यादा स्टेबल होंगे देन इनके। अब आता है कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाएगा तो उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा नियरेस्ट है, ये काफी डिस्पर्स करेगा ऑक्सीजन, तो ये और ये ज्यादा स्टेबल होंगे देन इसके, और ये तीनों फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगे इनसे। मीन्स अगर हम इसको फर्स्ट लें और सेकेंड, तो यहाँ फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो सेकेंड फॉर्म है ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें चार्ज का डिस्पर्शन होगा, ओके। यहाँ तक बात समझ गए। यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का डिफरेंस क्यों बताया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के इंडक्टिव फैक्ट के कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी ज्यादा, तो वो नेगेटिव चार्ज को थोड़ा स्टेबल बनाएगा। लेकिन इंडक्टिव फैक्ट यहाँ नेग्लेक्टिव हो जाएगा, नेग्लेजिबल होगा, तो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी, ऐसे में नेगेटिव चार्ज को वो कम स्टेबल बनाएगा। अब हम आ जाते हैं ये, अगर इसका एक स्ट्रक्चर हम ऐसा देखें कि S S S डबल बॉन्ड, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आप देखोगे कि सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कार्बन से हट गया, और ऐसे में ये फर्स्ट की अपेक्षा सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। जस्ट ऐसा ही ये लोन पेयर यहाँ आ जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और ये जो फॉर्म है सेकंड और फर्स्ट, तो सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। यहां आ जाए, यहां नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर हम इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो RCH डबल बॉन्ड, ओके, फिर डबल बॉन्ड CH माइनस, तो ये sp है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई है इसकी, तो ये जो सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिड कार्बन में है या sp2 हाइब्रिड कार्बन में है, कॉन्जुगेशन कर रहा है तो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, यहाँ पर sp हाइब्रिड स्टेट है, तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो O माइनस डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में था, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो ऐसे कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, आपको कंपैरिजन करने आता है, आप सारे रूल्स को एक तरफ से याद रखोगे ना, तो बहुत इजी कोई बता सकते हैं कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल, ओके। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा, ओके। तो देखो बच्चों, अनुनाद ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी, इट इज अ स्टेबलाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेजोनेंस इन मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि ये एक स्थायित्व ऊर्जा है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो इसी रेजोनेंस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है बच्चों, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब आता है कि ये कैसे कैलकुलेट हो, तो ध्यान रखें कि रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर
एंड एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो है मॉलिक्यूल के सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या है, और जो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है बच्चों मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी क्या है, इनके डिफरेंस के बराबर होती है। तो यही लिखा है कि इट इज अ स्टेबलाइजेशन एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन अ कंपाउंड अंडरगोज रेजोनेंस। समझ गए बच्चों कि जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो उस समय जो एनर्जी रिलीज्ड होती है वही है रेजोनेंस एनर्जी। इट इज इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी क्या एनर्जी है और रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी क्या एनर्जी है, इनके डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी। इफ RS have same RH then resonance energy is same for all। ध्यान रखें कि डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और उन सब के लिए सेम रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, सेम रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। एक स्थायित्व ऊर्जा है, समझिए बच्चों कि अनुनाद ऊर्जा एक स्थायित्व ऊर्जा है जो अणु में अनुनाद के दौरान उत्सर्जित होती है। यह अणु के सबसे स्थायी अनुनादी रूप और अनुनाद संकर की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। ध्यान रखें कि अगर डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम है, इक्विवेलेंट है, तो उन सब के लिए एक ही रेजोनेंस हाइब्रिड होगा और ऐसे में हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए रेजोनेंस एनर्जी सेम होगी। यहां पर समझ के बच्चों की रेजोनेंस हैव सेम रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मींस जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हैव सेम रेजोनेंस हाइब्रिड और ऐसे में हर एक इक्विवेलेंट की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अनुनाद ऊर्जा सबसे अधिक स्थायी अनुनादी रूप और अनुनाद संकर की ऊर्जा के अंतर के बराबर है। ओके, देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, ये हैं कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, एक ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक ये है सेम कंपाउंड के, बेंजीन के समझ। यहां पर अगर हम देखें तो जो चार्ज सेपरेशन है वो लेसर चार्ज सेपरेशन है, मींस अनलाइक चार्ज जो है काफी नियरेस्ट है, इनका अट्रैक्शन होगा, ये फॉर्म स्टेबल होगा देन इसके, क्योंकि इसमें अनलाइक चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। तो ये समझ गए बच्चों कि यहां पर आवेश जो है, आवेश का पृथक्करण, ओके, विपरीत आवेश का, विपरीत आवेश पृथक्करण कम है यहां पर, और ये ध्रुवीय रूप है। यहां पर आवेश पृथक्करण अधिक है, आवेश पृथक्करण अधिक है बच्चों, दूर है यहां पर, ओके, और यहां कोई चार्ज नहीं है, ये एक चार्जलेस स्पीसीज है, नॉन पोलर है और मोर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये सबसे हाईली स्टेबल होगा बच्चों। तो अगर हम इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर दूसरे नंबर में ये सेकंड आएगा, सबसे कम स्टेबल होगा ये फर्स्ट, सबसे ज्यादा मतलब थर्ड, फिर ये हो गया फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकंड। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब हम जानते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की क्या एनर्जी है, सपोज रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है E1। फर्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, इसकी जो एनर्जी है वो है E3। जो ये वाला स्ट्रक्चर है कौन सा बच्चों, फर्स्ट, उसकी एनर्जी है E2 और सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, सेकंड फॉर्म की। यहां पर हमने एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। तो यहां पर जब हम रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हम लेंगे सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी कितनी है, उसमें से हम सब, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी E है और सबसे स्टेबल जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है ये वाला थर्ड और उसकी एनर्जी E3। तो हम ये डिफरेंस लेंगे, यही क्या कहलाएगी, रेजोनेंस एनर्जी। सपोज बेंजीन ये है, इसके 2 रेजोनेंस हाइब्रिड है, ध्यान रखें ये बिल्कुल कहलाएंगे बच्चों क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग, बिकॉज E1 सपोज इसकी एनर्जी E1 है और इसकी E2 है, तो
E1 इक्वल्स टू E2, और इसकी एनर्जी को हम E ले लें तो ये जो डिफरेंस चाहे इसकी एनर्जी लेके चाहे इसकी, दोनों के लिए एक ही हाइब्रिड होगा। और यहाँ के एनर्जी डिफरेंस को हम E1 ले लें और E, तो हम E1 माइनस E करेंगे तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड और इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा, और यही बेंजीन का क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी। ध्यान रखें जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजोनेंस एनर्जी, मींस यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होता है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज्यादा अनुनाद ऊर्जा बच्चों उतना ही ज्यादा स्थायित्व, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजोनेंस एनर्जी। तो आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा की गणना। तो देखो इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं और इनमें से हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हमें डिस्कस करना है और वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण ऊर्जा से। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या है? हाइड्रोजनेशन एनर्जी मींस टोटल एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of unsaturated compound completely hydrogenated and converted into saturated form, okay, then this released energy is called hydrogenation energy। समझ गए बच्चों कि जब total energy released when 1 mole of unsaturated compound is completely saturated by hydrogen, जब हम कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का 1 मोल लें और उसे कंप्लीट सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों वही है हाइड्रोजनेशन एनर्जी। 1 मोल असंतृप्त यौगिक का जब हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण संतृप्तीकरण होता है तो उत्सर्जित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी। सपोज ये है एक कंपाउंड जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजनीकरण किया गया, हाइड्रोजनेशन एनर्जी है -120 किलोजूल पर मोल। ओके, यह 2 डबल बॉन्ड्स है, हाइड्रोजनेशन हुआ, सैचुरेट हो गया तो इसका डबल हो गया, और 3 डबल बॉन्ड है तो ये हो गया। ओके, अगर कंपाउंड में किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं होता तो ध्यान रखें कि हर एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन एनर्जी इसी ऑर्डर में क्या होती जाएगी? मल्टीप्लाई होती जाएगी या ऐड होती जाएगी। 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, तो जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं उस हिसाब से ये एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि एक्चुअल में रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो बच्चों, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज है, जैसे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, एक्चुअल में ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी हाइड्रोजनेशन एनर्जी की, कि 3 बॉन्ड्स हैं, 1 बॉन्ड की 120 है, 2 डबल बॉन्ड्स की 240 है, तो 3 की ये हो गई, 3 टाइम्स हो गई फर्स्ट बॉन्ड की 1 बॉन्ड की। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है हाइड्रोजनेशन एनर्जी की अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन बेंजीन की एक्चुअल में हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होती है, हम उसको कैलकुलेट करें और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट करें। थ्योरेटिकल वैल्यू से, जो कि बेंजीन का ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एक्चुअल में क्या इसकी स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी है वो लें, और रेजोनेंस जो हाइब्रिड है उसकी हम क्या लें? हाइड्रोजनेशन एनर्जी। तो इनका जो डिफरेंस है मींस सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसकी हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी ये ली जाए, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है एक्चुअल में उसकी जो रेजोनेंस जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी ली जाए उनका डिफरेंस लिया जाए, तो बच्चों वही क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी हाइड्रोजनेशन एनर्जी के थ्रू कैसे मेजर की जाए या कैसे कैलकुलेटेड की जाए, तो ये फॉर्मूला है, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू होता है थ्योरेटिकल हाइड्रोजनेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड। ओके, कि जो कंपाउंड है उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है? हाइड्रोजनेशन एनर्जी की, मींस उसमें जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं या जो भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं उनके हाइड्रोजनेशन की क्या एनर्जी है, और माइनस है ऑब्जर्व हाइड्रोजनेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड, और एक्चुअल में उस कंपाउंड का जब हाइड्रोजनेशन किया जाए तो क्या एनर्जी रिलीज हुई। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर,
माइनस हाइड्रोजनेशन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, समझ गए बच्चों। सबसे अधिक स्थायी रूप की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा क्या है और अनुनाद संकर की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा क्या है? सैद्धांतिक हाइड्रोजनीकरण ऊर्जा माइनस प्रेक्षित हाइड्रोजनीकरण ऊर्जा। सैद्धांतिक मतलब कि स्ट्रक्चर देख के मॉलिक्यूल का कि इसमें इतने डबल बॉन्ड है, तो उन डबल बॉन्ड के बेस पर या ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर हम एक थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करें सिंगल बॉन्ड की एनर्जी को लेकर, और एक्चुअल में उस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो उसमें क्या एनर्जी रिलीज हुई, इनका डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी है। जैसे हाइड्रोजन है, सॉरी ये है बेंजीन, बेंजीन में 3 जो है डबल बॉन्ड्स है, इसका एक थ्योरेटिकल हाइड्रोजनेशन देखा जाए तो इसकी जो टोटल एनर्जी है -360 किलो जूल पर मोल, ये है इसका थ्योरेटिकल हाइड्रोजनेशन एनर्जी। ओके, और ये है इसका हाइब्रिड, इसका हाइड्रोजनेशन एक्चुअल में कराया जाए बेंजीन का तो ये वैल्यू आती है -208 किलो जूल पर मोल। तो ये जो डिफरेंस आया बच्चों कि ये है हाइब्रिड और ये है रेजोनेंस स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर RH और ये है RS, तो इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी ये है और इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी ये है, तो हम डिफरेंस लेंगे कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म की हाइड्रोजनेशन एनर्जी कितनी है -360, उसमें से हम जो हाइब्रिड है उसकी एनर्जी को माइनस करेंगे तो -152 किलो जूल पर मोल, यही क्या है बच्चों बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी। इसी बेस पर हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी डिफरेंस कैलकुलेट करके भी हम रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं और कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं। जैसे ये है, सपोज ये है डबल बॉन्ड, इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो है बच्चों, ठीक है, अब यहां पर सपोज कैलकुलेट की जाए, ओके, तो वो क्या आएगी वो देखें, तो ये है 240, कितनी है ये 240 किलो जूल, और हम ये माने कि उसमें डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है इतना, तो उस समय ये आ रही है -232 किलो जूल पर मोल। तो अब मैं कहूं कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे -240 माइनस 232, और ये जो डिफरेंस आ गया ये कितने का हो गया -8। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी कितनी आई है आपके पास -232, और यहां कितनी आई है 240, तो ये जो डिफरेंस आया -8 का, तो इनमें भी इस तरह से रेजोनेंस हुआ। इसका मतलब है कि इसका डबल बॉन्ड फिक्स पोजीशन में नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो मॉलिक्यूल की थ्योरेटिकल वैल्यू से कम एनर्जी आती है इसमें, किसकी जो उसका हाइब्रिड होता है, और ये जो डिफरेंस आ गया एक्चुअल में यही डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी को शो करता है। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की मैं रेजोनेंस एनर्जी बता दूं जो कि हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी के बेस पर कैलकुलेट की गई है। जैसे ये है फ्यूरेन 72 किलो जूल पर मोल, ये जो है ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसका एरोमेटिक कैरेक्टर काफी कम होता है, और इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, इसलिए इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी सॉरी रेजोनेंस एनर्जी थोड़ा कम है। फिर है ये है पायरोल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम हो गई तो बढ़ गई, सल्फर की और कम हो गई। दूसरा इसमें डी ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों रेजोनेंस करते हैं बच्चों, इसलिए इसके स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। फिर ये है pyridine का 126, बेंजीन 152, नैप्थलीन 2225, एंथ्रासीन 350, तो आप देख रहे हैं कि ये इनके रेजोनेंस एनर्जीज हैं। ये जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं मॉलिक्यूल में उतना ही ज्यादा इसकी रेजोनेंस एनर्जी है। और स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, ध्यान रखें, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजनेशन एनर्जी या हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, तो ये था हमारा रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड मैटर, रेजोनेंस एनर्जी, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, तो हम अब यहाँ जो है ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जिसमें हम लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ओके मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो
बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कि एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो एक तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में आओगे, जब हम आगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा। तो आप ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो स्थायित्व होगा इंटरमीडिएट की, जो स्टेबिलिटी है, वो कितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे आप देखोगे बेंजीन कार्बोकेटाइन है तो इसके 4 होंगे, इसमें डाइफेनल मीथेन है तो 3 होंगे, 7 हो जाएंगे, और इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में चेंज होगी। ठीक इसी तरह से डायरेक्शनल इफेक्ट ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, आप देखते हैं कि बेंजीन में रिंग में जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं कि NOH है, NH2 है, एल्काइल ग्रुप है, तो इनका डायरेक्शनल इफेक्ट होता है बच्चों कि ये अपनी ऑर्थो, मेटा या पैरा किन कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो इसी को कहते हैं क्या, डायरेक्शनल इफेक्ट। जितने भी +M +R इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, ध्यान रखें उनका ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है बच्चों, और जिनमें -M या -R होता है उनका मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल, जैसे ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट, तो आप देख रहे हैं कि ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ बढ़ेगी, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट है। इसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट। मैंने आपको मेटा डायरेक्शनल या हम +M +R के ग्रुप्स बताए हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन इंटरमीडिएट है, कौन वीकेस्ट है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ग्रुप +M इफेक्ट का, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है, जो वीकेस्ट है उसका वीक होता है। मेटा डायरेक्शनल सारे M या -R इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स हैं उनका मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। ये रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, केवल मेटा पोजीशन में होता है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। ओके, तो इनकी जो डायरेक्शनल इफेक्ट है वो भी हम देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट से लेंगे। ठीक इसी तरह से आप देखोगे वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, कि जो लेस रिएक्टिविटी है, लेस रिएक्टिविटी ऑफ वाइनल हैलाइड, ठीक है, ड्यू टू +M इफेक्ट, लेस रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन, ओके, वो भी किस इफेक्ट के कारण है बच्चों, +M, क्योंकि अगर आप बेंजीन में हैलोजन जोड़ दें तो आप देखोगे कि ये जो लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है तो इफेक्ट के कारण हैलोजन और जो बेंजीन रिंग है उसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। ऐसे में हैलोजन का हटना टफ हो जाता है, और यही कारण है बच्चों कि जो हैलोएरीन्स हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जस्ट वाइनिल क्लोराइड देख लो आप, वाइनिल क्लोराइड भी बहुत ही लेस रिएक्टिव है। रीजन यही है कि +M इफेक्ट के कारण जो है लोन पेयर रिंग कार्बन और हैलोजन के बीच में आ जाता है, जिससे इसमें डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है। तो यहाँ पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट का रीजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आगे जाके देखोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का रीजन है कार्बोक्सिलेट आयन में चार्ज डिस्पर्सन हो जाना, जिसके कारण ही वो एसिडिक होता है। फिनॉल की रिएक्टिविटी का रीजन मेसोमेरिक इफेक्ट है। अमाइंस की बेसिसिटी का रीजन देखोगे, एनिलीन में अगर आप चले जाएं तो एनिलीन की लो बेसिसिटी का रीजन है कि लोन पेयर नाइट्रोजन का जो है रिंग में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण उसकी एबिलिटी जो है खत्म हो जाती है और वो कम बेसिक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हम आगे चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस इसी इफेक्ट के हैं। ओके, तो फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट इफेक्ट को लेकर, और वो इफेक्ट होगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।